हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आई एम योर पांदीप भैया। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सारे थ्योरी पोर्शन का। जितना भी थ्योरी पोर्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट्स में, एक पार्ट में पार्टनरशिप, एक बार शेयर्स और एक बार आपके पार्ट बी। उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा थ्योरी का पोर्शन है वो सारा का सारा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे अपने वीडियोस में। छोटा सा वीडियो है, पूरे उस वीडियो के अंदर लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, जहां तुम्हें दिक्कत हो रही है, असर्शन रीजन सही नहीं हो रहे हैं, वो सब तुम सॉल्व कर पाओगे इसके बाद। एंड प्लस पॉइंट बताऊं क्या है, आपका जो वाइवा चल रहा है, वाइवा जो होना है एग्जाम का, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट योर थ्योरी रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, रीअसर्शन, वाइवा, वो जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, जहां से चैप्टर नंबर 1 से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं थ्योरी के बेस्ड, एंड इसके अलावा असर्शन रीजन भी इसी चैप्टर में से मोस्टली मिल जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप गवर्न हो रही है, तो दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आता है डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन नंबर 4। देखो एक्ट शुरू होते ही स्टार्टिंग में मिलेगी आपको डेफिनेशन, 4th नंबर पे आ जाते हैं, 4th सेक्शन के अंदर डेफिनेशन कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें हर एक वर्ड पे, हर एक अंडरलाइन वर्ड पे आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर पार्टनरशिप का कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप है बिटवीन पर्संस, तो पर्संस कौन कौन होंगे, जो अलाउ करे हैं लॉ ने, दोज पीपल हु हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो काउंट नहीं होते। पर्सन विद अनसाउंड माइंड, इनसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है, वो लोग, एलियन एनिमीज, वो आपके पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। एग्रीड, एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अगर पार्टनरशिप है तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, बट एग्रीमेंट होगा वहां पे जरूर। टू शेयर प्रॉफिट्स, बिना प्रॉफिट शेयर के पार्टनरशिप हो नहीं सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग इज द प्राइमा फेसी एविडेंस, द फर्स्ट एविडेंस दैट शोज कि ये 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने भी लोग हैं, ये आपस में क्या है, पार्टनर्स हैं। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस देयर मस्ट बी अ बिजनेस, अ लॉफुल बिजनेस। यहां पर 2 चीजें आ गई, लॉफुल एंड बिजनेस। लॉफुल मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, अगर इलीगल है तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं होगी। एंड बिजनेस होना चाहिए, यानी कि चैरिटी पर्पस के लिए अगर आपने मिलकर काम करना स्टार्ट किया है तो वो आपका पार्टनरशिप एक्ट में कवर नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, it should be carried on by all or any of them acting for all। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मींस इफ आई एम डूइंग माय वर्क एंड आई हैव गॉट 2 अदर पार्टनर्स, ठीक है, रामू एंड रोहन, सपोज रामू एंड रोहन अगर मेरे 2 पार्टनर्स एंड आई एम आल्सो देयर पार्टनर, तो मैंने जो भी काम किया, मैंने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, मैंने कहीं से ऑर्डर ले लिया, मैंने कहीं से पेमेंट रिसीव कर लिया, सो व्हाटसएवर आई हैव डन इज बाइंडिंग ऑन देम ऑल। एंड ऐसे रामू ने कुछ किया, वो मेरे और रोहन पे आपका क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। रोहन ने कुछ किया, वो मेरे और रामू के बाइंड। तो मींस हर कोई पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहां पे अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप देखो सिंगल पर्सन की नहीं हो सकती है। इफ देयर इज वन सिंगल पर्सन दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और इट कैन बी वन पर्सन कंपनी। बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप आर 2। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम, तो यहां पे ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था हमारा 1932 वाला ना, उसने बोला था 20 मेंबर्स रखो, बैंकिंग में 10 मेंबर्स रखो, बाकी बिजनेस में 20 मेंबर्स रखो। बट 2013 कंपनीज एक्ट जब आया, उसने क्लियरली क्या बोला कि मैक्सिमम यू कैन रीच अप टू 100 मेंबर्स, बट इट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस और द एक्सप्लेनेशन और द लिमिट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने मेंबर्स बोले उतने पे आप लिमिट जाओगे, लेकिन 100 तक बोल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 2014 में रूल 10 के अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स की लिमिट दी गई, 50 मेंबर्स। तो यहां कंफ्यूजन नहीं रखनी है, मिनिमम 2 ही रहेंगे। मैक्सिमम अगर पूछता है आंसर वुड बी 50। बट अगर पूछेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कितना अलाउ किया गया था, तो दैट वाज 100 मेंबर्स। 50 मेंबर्स का बोला हुआ है, जो कंपनीज मिसलेनियस रूल आए 2014 में, उसमें क्लियरली बोला गया कि इसको आप 50 मेंबर्स पे लिमिट करोगे अभी। ठीक है, तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम मेंबर्स हो गए 2, मैक्सिमम दैट विल बी 50।
मूविंग अहेड, फीचर्स अभी ऑलरेडी हमने बात करी थी। मिनिमम पर्सन्स 2, एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन हो, ओरल हो, टोटली योर चॉइस। एग्रीमेंट जो है वो किस लिए होना चाहिए? एक लीगल बिजनेस को, लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, यानी कि अगर वो इलीगल है तो पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा, और अगर वो बिजनेस नहीं है, अगर चैरिटी पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो तो भी वो पार्टनरशिप एक्ट में कवर नहीं होगा, वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस होना चाहिए। इफ टू पीपल आर वर्किंग एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दे आर नॉट शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स, दैट सिंपली मींस दे आर नॉट पार्टनर्स एंड द बिजनेस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। And the most important, the conclusive evidence of a partnership is mutual agency among the partners. यानी कि मैं जो काम करूंगा वो रामू के लिए लायबल हो जाएगा, रामू को उसका पेमेंट करना पड़ता है, बट रामू ने भी अगर कुछ काम किया तो मैं उसके लिए इक्वली लायबल रहूंगा। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या होता है ना, एम्प्लॉयर ने जो काम किया उसके लिए एम्प्लॉय लायबल नहीं है, एम्प्लॉय के काम के लिए लायबल रहेगा एम्प्लॉयर। ठीक है, मेरा एम्प्लॉय है, सपोज हम कहते हैं मिस्टर एक्स इज माई एम्प्लॉय। अब मिस्टर एक्स ने जो काम किया, ऑर्डर लिया, पेमेंट रिसीव किया, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बट मैंने जो काम किया उसके लिए मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ही इज माई एजेंट बट आई एम नॉट हिज एजेंट। सो वहां पे पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी होना। क्लियर? इस पूरे टॉपिक की जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। बात करते हैं जरा कि सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप क्या नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी का जो है, दैट सिंपली स्टेट कि हर बिजनेस एंड ओनर डिफरेंट रहेंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट पर्संस, बट लीगली इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगली अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स को अलग हम बात करते हैं तो दे आर कॉल्ड पार्टनर्स व्हेन दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ठीक है, व्हाट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड? दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल है तो पार्टनर्स मींस एक्स वाई जेड। इंडिविजुअल बोलोगे तो पार्टनर्स है, कंबाइंड कर दिया तो बन जाएगी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स वाई जेड, एंड इनका जो एग्रीमेंट है, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, इन सब की लायबिलिटी कैसी रहेगी? एक्स वाई जेड की लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस इन केस ऑफ लॉस उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है। अगर कभी भी लॉस हुआ तो अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्लेम होगी। एंड दे आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली लायबल, एक साथ भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस लोन को पे करने के लिए। मतलब अगर 3 लाख का लोन है, एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर्स, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख लायबिलिटी रहेगी। अगर एक्स चला गया, एक्स मर गया, सपोज इफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, एक्स भाग गया, कुछ भी हम कहते हैं, तो वाई और जेड 2 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.5 लाख ईच, टोटल 3 लाख ही देना है। एंड इन केस जेड बिकम्स इनसॉल्वेंट तो वाई अकेला भी 3 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, दे आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली लायबल। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी याद रखना कि किसको हम पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते, हु कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। insolvent person means a person who is not able to pay back his debts, ठीक है, that cannot he cannot be admitted as a partner. A person who is of unsound mind, a person who is lunatic, वो ऐड नहीं होगा। and alien enemies means any person who belongs to a country with whom a country is in war state, ठीक है। so कोई भी enemy country के प्रेसिडेंट के साथ, वहां के सिटीजन के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। माइनर एडमिट हो सकता है, बाकी बिजनेस में माइनर एडमिट नहीं होता, बट पार्टनरशिप में माइनर एडमिट हो सकता है, लेकिन केवल और केवल बेनिफिट्स के लिए। ही विल नॉट गेट एनी शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी वहां पे उन लॉसेस को बियर करने की, केवल बेनिफिट्स के लिए माइनर को एडमिट आप कर सकते हो। ठीक है, देयर इज वन मोर बिजनेस जहां पे माइनर पार्टनर हो सकता, माइनर मेंबर हो सकता है, कमेंट करके बताना कौन सा बिजनेस होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन की बात करें, ऑप्शनल है, रिकमेंडेड है बट ऑप्शनल है। ठीक है, आप चाहो तो करवाओ, नहीं चाहो तो मत करवाओ, बट कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन केस योर फर्म इज अनरजिस्टर्ड। आप किसी पे केस नहीं कर पाओगे, मेंबर्स आपस में केस नहीं कर पाएंगे इन केस सम मिसहैप हैपेंड, बट अदरवाइज इट इज टोटली ऑप्शनल, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। नाउ registration is compulsory but agreement is not. Registration is optional but your agreement, your deed is not at all optional. You can either have a written agreement और an oral agreement, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। अब
ओरल एग्रीमेंट में क्या है, हो सकता है सामने वाला कभी डिनाई कर जाए, कोई प्रूफ ना रहे, सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट्स इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स, ठीक है। स्टैम्प पेपर पे बनेगा, इट इज स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 एंड इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर ये पूछा जाए पार्टनरशिप का जो डीड है, पार्टनरशिप डीड जो बन रहा है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट अगर क्वेश्चन पूछता है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प किया जाता है, ठीक है, सो इट इज स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। पेपर में आ चुका है क्वेश्चन पहले ही। मूविंग अहेड, now in case there is no partnership deed, partners may have skipped something, partners may have not made an express agreement on certain items, अगर clear cut नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है अगर, तो क्या याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन वर्क करेंगे। क्या है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आपने डिसाइड कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं किया है इक्वली होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो उस रेशियो में डिवाइड होगा, नहीं गिवन तो इक्वली, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी अलाउ नहीं है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है तो। एग्रीमेंट में है दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ द पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट 6% until unless कोई और आपने एग्रीमेंट वहां पे नहीं कर रखा है। अगर आपने क्या रखा है 8% देंगे तो 8% रहेगा, बट इन केस देयर इज नो डीड, ठीक है, और देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन दैट पॉइंट, तो क्या रहेगा आपका 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ऑन दैट लोन। तो एक्चुअली क्या है ना, आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते बहुत कम है, बट वो माइनर जरा से पॉइंट्स पे एमसीक्यूज में कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। सो इस वीडियो में हम लोग यही इंश्योर करेंगे कि तुम्हारा कहीं से कहीं तक भी वो एक नंबर भी स्किप ना हो, ठीक है। 3 क्वेश्चन भी अगर थ्योरी के आते हैं पार्टनरशिप में से भी 3 क्वेश्चंस मींस 3 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, एंड वाइवा में तो हेल्प करेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप में ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 तरीके हैं, फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स मेथड में कितने अकाउंट्स बनते हैं, 2, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा बनता है, तब केवल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में चेंजेस कब होंगे, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट केवल कब चेंज होता है, या तो कोई न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आए या फिर किसी पार्टनर ने कुछ कैपिटल का पोर्शन विड्रॉ किया। ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट होती है अगर पोर्शन कैपिटल में से विड्रॉ किया, ओनली इन दैट केस कैपिटल चेंज होगी, वरना नहीं होगी। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर साल कैपिटल चेंज होगी, बिकॉज जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ड्रॉइंग्स, ईच एंड एवरीथिंग इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation, and from there it is adjusted to capital account. So capital keeps on changing, but यहाँ पे केवल कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जितनी कैपिटल है, कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो किसी ने कैपिटल विड्रॉ करी तो, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, केवल करंट अकाउंट चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा, कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में आएंगे, यहाँ सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आएंगे। इसीलिए जो कैपिटल अकाउंट रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, हमेशा क्रेडिट साइड में बैलेंस शो करेगा, पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी लॉसेस आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, ड्रॉइंग्स आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, केवल कैपिटल का बैलेंस है। करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कैपिटल अकाउंट का केवल और केवल क्रेडिट बैलेंस होगा अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। बट जब हम बात करोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट भी जा सकती है और डेबिट भी जा सकती है, इट कैन ऑल्सो गो इन नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज यहाँ सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ हो रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में हो रहे हैं, तो यहाँ कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो सकती है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहेगा, करंट अकाउंट है वो कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। देन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल, सबसे पहले शुरुआत हमारे पूरे सिलेबस की यही थी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या है, एक्सटेंशन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्रॉइंग, जो भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं पार्टनरशिप डीड में कि कैसे प्रॉफिट का डिवीजन करना है, वो सारे हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी हमारे क्वेश्चन में हुआ है वहीं से, ठीक है। बट
क्वेश्चन में सर्टेन आइटम्स ऐसे हैं जो दे दिए जाते हैं लेकिन वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन मींस आउट ऑफ प्रॉफिट देने वाले आइटम्स। Certain items are there which are charged against profit and not appropriation out of profit. कौन से 3 आइटम्स हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। ये 3 आइटम्स ऐसे हैं जो क्या है, एप्रोप्रिएशन इन चार्ज हैं। तो अगर एक क्वेश्चन में दे रखे हैं तो या तो नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, या तो आइदर डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। ये आपके पास फंडामेंटल्स में क्लियर चीज हो गई। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ठीक है। कौन से आइटम्स आएंगे इसमें, एप्रोप्रिएशन वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, रेंट पार्टनर को दे रहे हैं तब भी नहीं आएगा क्योंकि कंपलसरी देना ही देना है, एंड मैनेजर का कमीशन भी इसमें नहीं आएगा। या तो प्रॉफिट में से माइनस किया जा सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, या फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करा जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, कुछ पॉइंट्स आते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेसिकली क्या है कि अगर आपने विड्रॉ किया है अमाउंट एज अ पार्टनर तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है 6 मंथ्स पे लगाते हैं मतलब मिड ऑफ द ड्यूरेशन। अगर फुल ईयर का क्वेश्चन है तो 6 मंथ्स लगेगा। अगर 9 मंथ्स के लिए पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्ट करिए तो केवल 4.5 मंथ्स, 6 मंथ्स एग्जिस्ट करिए तो 3 मंथ्स। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ऑन एवरेज मिड में ही विड्रॉल किया गया होगा, तो मिड ड्यूरेशन के लिए आप इंटरेस्ट लगाओगे, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज है, अगर जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो उस परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 6% और 6% पर एनम। 6% का मतलब है फ्लैट 6%, जैसे 10,000 का 6% तो 10,000 इंटू 6 अपॉन 100। इसमें कैलकुलेशन रहेगी सीधे इंटू रेट अपॉन 100। यहां पे आपको कुछ भी मतलब नहीं है ड्यूरेशन से। बट अगर पर एनम लिखा तो पूरे साल का 6% है, तो अगर ड्यूरेशन चेंज होती है मंथ्स उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर उसमें दे रहा कुछ डेट गिवन नहीं है तो इन दैट केस 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, बट तब जब यहाँ पे पर एनम लिखा है। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो इन दैट केस आप इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने ज्यादा विड्रॉ कर लिया है, एक बारी से ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, सेम अमाउंट कर रहा है, तो आप लगाओगे वहां पे एवरेज टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालते हो हमने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, प्लीज चेक आउट देयर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वरना आई बटन पे शो हो जाता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है मल्टीपल अमाउंट एंड मल्टीपल मतलब लाइक डिफरेंट ड्यूरेशंस पे, कभी 1 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 4 मंथ्स बाद, सो इन दैट केस यू विल यूज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। मूविंग अहेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है बट यही नहीं बोला है कि वो चार्ज है एप्रोप्रिएशन, तो उसको क्या अज्यूम करेंगे, एप्रोप्रिएशन अज्यूम करेंगे। एप्रोप्रिएशन मींस आउट ऑफ प्रॉफिट देना है, तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, 10,000 इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। बट इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा बन रहा है और प्रॉफिट्स कम है, यानी कि आपके एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, सो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, मतलब अगर ए को 30,000 और बी को 20 देना है तो 3:2 के रेशियो में आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर प्रॉफिट नहीं है तो। कब देते हैं फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन क्लियरली लिख के दे दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर एज अ चार्ज बोला है, इन दैट केस ओनली आप फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करोगे। फंडामेंटल्स हो गए, पूरा टॉपिक खत्म। फंडामेंटल्स में बहुत सारी थ्योरी है जो काम की आपकी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है गुडविल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखो, गुडविल कैलकुलेशन के बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑलमोस्ट इनके ट्रीटमेंट्स, ऑलमोस्ट इनका थ्योरी पोर्शन सेम है। बहुत माइनर पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो गुडविल पहले तो ध्यान रखनी है। गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, यानी कि जितना प्रॉफिट हम ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी हमारे जैसे सिमिलर बिजनेस की पूरी इंडस्ट्री में है, उससे ज्यादा हम क्या अर्न कर पा रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर गुडविल, ठीक है। ये कैसी है, इनटैंजिबल एसेट है, मींस यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, ठीक है। इनटैंजिबल है, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट हैज सर्टेन रियलाइजेबल वैल्यू।
आप सेल कर सकते हो अपनी गुडविल। जब आप बिजनेस सेल आउट करोगे एट दैट टाइम आप अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। जब बिजनेस टेक ओवर होगा उस टाइम पे जो गुडविल का वैल्यूएशन निकल के आएगा कि मेरी एसेट्स बन रही है 10 लाख बट मैं कह रहा हूं आप मुझे 15 लाख पे करिए, देन एक्स्ट्रा 5 लाख इज परचेज गुडविल। बट जो मेरे रेगुलर एक्टिविटीज से मैंने अपनी मार्केट वैल्यू क्रिएट करी, जितनी मेरी मार्केट में इमेज क्रिएट हुई, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल एसेट्स। केवल कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होती है? परचेज गुडविल रिकॉर्ड होगी, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, गुडविल किन किन चीजों से फर्क पड़ता है कि गुडविल कितनी ज्यादा होगी? कैसा बिजनेस आप कर रहे हैं, रेगुलर आइटम्स का, इंपॉर्टेंट आइटम्स का बिजनेस करोगे गुडविल ज्यादा रहेगी। लोकेशन जितनी सेंट्रल आपकी रहेगी, जितना इजी रहेगा कस्टमर के लिए एसेस करना आपके बिजनेस को, उतनी अच्छी गुडविल रहेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट मोर गुडविल, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट लेस गुडविल। मार्केट सिचुएशन, मार्केट हाई लेवल पे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे, गुडविल ज्यादा रहेगी। मार्केट डूब गया, बिजनेस भी डूब जाएगा, गुडविल कम हो जाएगी। स्पेशल एडवांटेजेस आपके बिजनेस के पास कुछ हैं, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पेटेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी है विच द अदर पर्सन डजंट हैव, आपके पास कोई राइट्स ऐसे एक्वायर कर रखे हैं, तो उन सब का बेनिफिट आपको मिलता है, तो आपकी मार्केट रेपुटेशन ज्यादा रहती है। नाउ गुडविल में इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्टिशियस और इंटैंजिबल वाली। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस जब पार्टनरशिप क्या हो रही है, पार्टनरशिप का पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर एक न्यू एग्रीमेंट वहां पे फॉर्म हो रहा है, तो इट डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप। ठीक है, अगर पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कब कब होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, पुराना वाला एग्रीमेंट फाड़ के फेंक देंगे, नया एग्रीमेंट बना लिया। न्यू पार्टनर एडमिट किया, पुराना एग्रीमेंट हटा देंगे, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। पुराना पार्टनर चला गया, फिर से एग्रीमेंट हटा देंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, पुराना एग्रीमेंट हटा देंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे। दो फॉर्म्स अमालगमेट हो गई, साथ में ज्वाइन हो गई, पुराना एग्रीमेंट हटा देंगे, नया एग्रीमेंट। तो जब भी पुराना एग्रीमेंट काम नहीं कर रहा, उसकी जगह नया आपको पेपर वर्क करना पड़ रहा है, दैट लीड्स टू अ सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो कुछ कॉमन टर्म्स याद रखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पहले जितना रेशियो था उसके बाद अब कितना कम हो गया, तो जितना आपने अपना रेशियो सैक्रिफाइस किया दैट इज सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग क्या हो जाएगा? अगर आपका ओल्ड रेशियो कम था एंड अब न्यू रेशियो आपका जो है ज्यादा हो गया, तो जितना आपने एक्स्ट्रा गेन किया दैट विल बी योर गेनिंग रेशियो। क्यों कैलकुलेट करना है गेन और सैक्रिफाइस? क्योंकि कंपनसेशन उसी अकॉर्डिंग होगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है यानी कि जिसने हिस्सा लिया दूसरे से, दैट पर्सन विल हैव टू कंपनसेट द अदर पर्सन जिसका हिस्सा उसने लिया है। ठीक है, मान लो सपोज एक इजी क्वेश्चन समझते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, दोनों इक्वल पार्टनर्स थे, 50% प्रॉफिट इसके पास था, 50% प्रॉफिट इसके पास था। एग्रीमेंट चेंज हुआ, अब इसने कहा ए ने मैं 60% रखूंगा एंड यू कीप 40%। ए को क्या हुआ? गेन हो रहा है प्लस 10%, लेकिन बी का क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस माइनस 10%। बी हैज सेक्रीफाइस, ठीक है, एंड ए हैज गेन्ड इन दिस सिचुएशन। तो जो हिस्सा ए ले रहा है उसके बदले पैसे तो देगा ना, कुछ उसके बदले कुछ तो कंपनसेट करेगा बी को, तो इसलिए इस कितना कंपनसेट करना है? 10% गेन किया है, 10% सेक्रीफाइस किया, तो दैट 10% इज द वैल्यूएशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस दैट अ पार्टनर इज फेसिंग। उसी अकॉर्डिंग ए जो है अपने शेयर जितना उसने गेन किया उस अकॉर्डिंग कंपनसेट करेगा बी को। सो दैट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गेन एंड सेक्रीफाइस। गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुडविल कब रिकॉर्ड होती है? अगर कुछ पैसे दिए गए हैं गुडविल के अगेंस्ट। अब आपकी पूरी पार्टनरशिप के किसी भी क्वेश्चन में अपने गुडविल के पैसे नहीं दिए, तो गए भैया ऐसी कैसी बात है, हमने तो पूरे क्वेश्चंस करे थे एडमिशन में, ठीक है, वहां पे भी आप याद करो गुडविल के नाम से, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, आप स्पेसिफिकली कोई बिजनेस परचेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिए, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर कंपनीज और द फर्म्स गुडविल। ठीक है, in case where there is no consideration paid, goodwill has to be adjusted through partners capital account। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में हमने
गुडविल का नया अकाउंट ओपन नहीं किया था, द अमाउंट वाज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा तो क्या करेंगे, गेन एंड सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स आपस में गुडविल को एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या बोलता है, whenever there is increase in the share of profit share of partners it means that such partner purchase share of profit। ठीक है, जितना वो एक्वायर कर रहा है उसके अगेंस्ट वो उसका कुछ पेमेंट जो करेगा। न्यू पार्टनर आया, ठीक है, सपोज मिस्टर सी हैज एडमिट टू द बिजनेस, ए एंड बी के बिजनेस में मिस्टर सी आए, तो मिस्टर सी गेन कर रहे हैं, उनको नया हिस्सा मिला आउट ऑफ द टोटल शेयर दैट ए एंड बी वर गेटिंग। कुछ हिस्सा ए ने दिया होगा, कुछ बी ने दिया होगा, तो उस हिस्से के बदले का जो पेमेंट है जो सी उनको करेगा, कैपिटल ला रहा है वो अपने लिए ला रहा है, बट उस हिस्से के बदले जो पेमेंट करेगा, दैट पेमेंट डन फॉर एक्वायरिंग द शेयर इन द फर्म इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, एडजस्ट किया जाएगा इस अमाउंट को भी कैपिटल अकाउंट्स में। अब गुडविल अगर ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस में, कहां होगी, बैलेंस शीट में, एसेट्स में। अगर गुडविल शो हो रही है उसको राइट ऑफ करेंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। क्यों राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, राइट ऑफ करेंगे, क्लियर हो गया, क्यों, टू अवॉइड द डबल रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। नई गुडविल की वैल्यूएशन क्योंकि निकाल दी गई, अब गुडविल इतनी है, वो गुडविल पहले कभी जब बिजनेस परचेज किया होगा तब की रिकॉर्डेड है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू चेंज हो गई है, दैट इज वाई हम भी क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को अकाउंट से खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, गुडविल क्रेडिट कर देंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिजर्व्स की और लॉसेस की बात करें, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट हो, हमेशा क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, एंड इन केस द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो गेन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ स्पेशल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व है जो किस लिए बनाया जाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनसेट करना पड़ेगा तो इस अमाउंट को यूज किया जाएगा। कभी लायबिलिटी होती है, कभी नहीं होती है। अगर लायबिलिटी है तो क्लेम देंगे, अगर लायबिलिटी नहीं है, जितना भी फ्री रिजर्व है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट करने के लिए होता है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुई, वैल्यू कम हुई तो उतना अमाउंट यूज कर लिया जाएगा, जितना भी फ्री रिजर्व बचेगा दैट विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, कोई भी रिजर्व स्पेसिफिक, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिंपल क्या रखना है, जितना क्लेम है उतना एडजस्ट कर लेंगे एंड रिमेनिंग डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लेम नहीं है, पूरा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी अगर चेंज हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पेपर में अगर क्वेश्चन लिख के आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम बात हो गई। एडमिशन की बात करते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, क्यों एडमिट किया जा सकता है बिजनेस में, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा बिजनेस के लिए। ठीक है, किसी न्यू पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं, वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया, सो न्यू पार्टनर क्या करेगा, एडिशनल कैपिटल लाएगा। ठीक है, हो सकता है उसके पास मैनेजरियल स्किल्स अच्छे हो, कुछ बढ़िया तरीके से बिजनेस मैनेज कर ले, इसलिए उसको एडमिट किया। ठीक है, कई बार एम्प्लॉयज को हम लोग एनकरेज करने के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशन देने के लिए को पार्टनरशिप एज अ टूल ऑफ मोटिवेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है, एंड कई बार हम रेनाउंड पर्सन्स को, किसी अच्छी शख्सियत को, जानी मानी हस्ती को अपने बिजनेस का पार्ट बना लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस की गुडविल जो है इंक्रीज कर जाए। हमारे सिटी का जो भी कोई अच्छा इंसान, कोई फेमस इंसान, उसको पार्टनर बनाया जाता है जस्ट फॉर द सेक कि उसके आने से गुडविल जो है वो हमारे बिजनेस की इंक्रीज कर जाएगी। जो भी न्यू पार्टनर आएगा उसके पास दो राइट हैं। पहला, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रॉफिट में भी शेयर लेगा, एसेट्स में भी शेयर लेगा। ठीक है, तो एसेट्स में भी उसको शेयर मिलेगा एंड जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें भी उसको शेयर मिलेगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। बाकी ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, ठीक है, वो ऑफिस जा सकता है जब उसका मन करे, सब कुछ चेक कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट दो बातें याद रखनी है, एसेट्स में एंड प्रॉफिट्स में उसके शेयर आगे तक चलते रहेंगे। रिटायरमेंट कब होता है, जब कोई पार्टनर बिजनेस से जाना चाहता है। तो किस तरीके से रिटायरमेंट हो सकता है, ठीक है, या तो कोई एग्रीमेंट आपका पहले से हो, कितने टाइम बाद वो इंसान रिटायर हो जाएगा, सब पार्टनर्स ने कंसेंट दे दियो,
या फिर आपने खुद अपना एक नोटिस दे दिया कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन दिस पार्टनरशिप बिजनेस। इन केसेस में बिजनेस में से वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। पेमेंट पूरा एक बारी में कर सकते हो, ठीक है, या आप उसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। दिस अप्लाइज टू रिटायरमेंट एंड डेथ। अगर पार्टनर रिटायर हुआ तो ही हैज अ चॉइस। अगर उसका पेमेंट पूरा आपने कर दिया, आज रिटायर हुआ, ठीक है, आज पार्टनर रिटायर हुआ, आपने आज ही पूरा पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस आप कह रहे हो अभी नहीं, हम थोड़े टाइम बाद पेमेंट कर देंगे, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, तो उतनी ड्यूरेशन में उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो ही हैज गॉट 2 चॉइसेस। वो क्या कर सकता है, ही हैज गॉट 2 चॉइसेस। फर्स्ट इज, या तो वो इंटरेस्ट ले ले एट 6% पर एनम, कि अपने अमाउंट को एज अ लोन ट्रीट करे एंड 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उस पेंडिंग अमाउंट पे, ठीक है, वो क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। बट दूसरा ऑप्शन उसके पास है, उतनी ड्यूरेशन का प्रॉफिट का शेयर, जिस दिन से वो रिटायर हुआ है टिल द डेट उसको पेमेंट मिल रहा है, तब तक फर्म ने जितना प्रॉफिट अर्न किया उसमें से उसका जितना शेयर बन रहा है, ही कैन चूज अमंग दीज 2 आइटम, क्या तो इंटरेस्ट ले या फिर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले। कौन सा एक्शन, कौन सा सेक्शन में लिखा है ये, दिस इज सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप। चलो, एडमिशन रिटायरमेंट हो गया, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे काम के आते हैं, ठीक है। डेथ का एक पॉइंट मैंने मिस किया, उसको याद रखना। प्रॉफिट इन केस पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर डिसीज हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, इन दैट केस उसको जो प्रॉफिट देंगे दैट इज गिवन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिसोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था, जब एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, केवल जितना आपने रिटायरमेंट किया, एडमिशन किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया, पुराना एग्रीमेंट हमने हटा दिया था, नया एग्रीमेंट हमने बना लिया, वो हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, एडजर्नमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन पार्टनर एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। बट जब आप बिजनेस खत्म करते हो, एग्रीमेंट नहीं, जब आप पूरा बिजनेस खत्म करते हो तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। यहां पे जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर्स चाहें तो दोबारा बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। एडमिशन में पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट बन गया, बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। बट अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है, आपने एग्रीमेंट खत्म किया, आपने नया एग्रीमेंट बना लिया। बट फर्म डिसॉल्व करने में कई बार कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन के ऐसे केसेस हो सकते हैं जब फर्म ऑर्डर कर दे कि भैया आप बिजनेस नहीं चलाओ, आप बंद कर दो। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बुक्स बंद करनी है? अगर सारे पार्टनर बिजनेस में है, नया पार्टनर आ गया, बुक्स को खत्म करेंगे। सारे पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया, बुक्स को खत्म करेंगे। बुक्स कब खत्म होंगी? अगर सारे पार्टनर चले गए। पार्टनर्स ने कहा फर्म डिसॉल्व कर दो, फर्म डिसॉल्व कर दिया, यानी पूरा बिजनेस खत्म। पूरा बिजनेस खत्म तो आपकी बुक्स भी सारी की सारी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वाइंड अप करने, बिजनेस वाइंड अप होगा या नहीं होगा? जब यहाँ पे भी बिजनेस चल रहा है तो वाइंड अप क्यों करना है? यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा तो यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। एसेट्स बेच देंगे, लायबिलिटी पे कर देंगे, बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है। स्कोप की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, बट जब फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसका डिफरेंस हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? कई बार एग्रीमेंट, मेरा मन नहीं है, हम सबका मन नहीं है पार्टनरशिप करने का, हमने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, दैट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कुछ केसेस में साफ किया भैया अब तुम कर ही नहीं सकते साथ में बिजनेस। कब नहीं कर सकते हो? When all partners or all except one partner is declared insolvent, 10 पार्टनर थे, 10 के 10 इंसॉल्वेंट हो गए, 10 थे, 10 में से 9 इंसॉल्वेंट हो गए। सो व्हेन आइदर ऑल या फिर एक को छोड़ के बाकी सारे अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो सिंगल पर्सन कैन नॉट डू पार्टनरशिप, सोल पार्टनरशिप बन जाएगी, तो कंपलसरी हो जाएगा वहां बिजनेस को डिसॉल्व करना। अच्छा, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड कर जाए मैक्सिमम लिमिट भी कितनी है? 50 मेंबर्स एक्सीड कर जाएगा, आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर दोगे कंपनी में, तो कंपनी में भी अगर कन्वर्ट करोगे तो भी क्या कर रहे हो? पार्टनरशिप तो खत्म कर ही रहे हो ना। अच्छा, व्हेन द सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री इज पार्टनर ऑफ द फर्म, पहले बताया था आप एलियन एनिमीज को
ठीक है, एनिमी कंट्री के पर्सन को मेंबर नहीं बना सकते हो। अगर कोई पहले मेंबर था बाद में वो कंट्री एनिमी कंट्री बन गई तो भी आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो जाए, आपकी किस्मत इतनी खराब, आपने बिजनेस नया खोला, गवर्नमेंट ने कह दिया इलीगल है ये, तो भी क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब आता है डिसोल्यूशन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, सेक्शन 42। तो 40 से लेके 44 तक के सेक्शन जो है सारे के सारे डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। पहले वाले में बोला गया कि आपने खुद ही एग्री कर लिया हमें नहीं करना है बिजनेस कंटिन्यू। दूसरे में बोला गया कब कंपलसरी बोल दिया आपको करना ही करना है। तीसरा, स्पेसिफिक केसेस में कब हो सकता है बिजनेस आपका डिसॉल्व, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर विच पार्टनरशिप हैज बीन फॉर्म्ड। अगर आपने फिक्स पीरियड पार्टनरशिप बनाई थी 4 इयर्स की, 5 इयर्स की, जैसी पीरियड वाइंड अप होगा आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई है जो एक वेंचर के लिए बनाई गई है, ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप बनाई, ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। डेथ ऑफ अ पार्टनर, 2 ही पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, ठीक है, आपको वहां पे पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ सकती है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ एनी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, किसी को डिक्लेयर कर दिया गया वो इंसॉल्वेंट अब है, तो भी क्या होगा वहां पे, तो ये यहां भी कवर हो रहा है। ठीक है, ये यहां भी कवर हो रहा है इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल अगर है, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल कौन सी थी, जब सब मिलकर अपनी मर्जी से पार्टनरशिप करें, तो वहां पे कोई भी एक पार्टनर अगर उसका मन कर जाए अरे भाई बिजनेस बंद करना है, उसका मन किया, उसने नोटिस दिया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो वो केसेस है जब पार्टनर्स अपनी मर्जी से या फिर कंपलसरी डिसॉल्व करते हैं। बट देयर आर केसेस आल्सो जब कोर्ट ऑर्डर करता है कि आपको अब बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कोर्ट को कौन से ऐसे सपने आ रहे हैं कि इनका बिजनेस बंद करवाना है, ये कब होगा, अगर कोई पार्टनर वहां गया कंप्लेंट लेके कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी उसको प्रॉब्लम लग रही है, तो इन दैट केस कोर्ट में ऑर्डर आपको अपना बिजनेस वाइंड अप कर देना चाहिए। कब, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, ठीक है, कोई पार्टनर परमानेंटली हैंडीकैप हो जाए कि वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकता, कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का गिल्टी है, ठीक है, कोई विलफुली ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, अपनी मर्जी से जानबूझ के पूरे होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट की क्या कहते हैं फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि तुम्हारी साथ में नहीं पट रही है, अपना बिजनेस अलग करो। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने अपना पूरा इंटरेस्ट एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया विच इज नॉट अलाउड इन पार्टनरशिप, आपका इंटरेस्ट, आपका जितना हिस्सा है वो आप ही का रहेगा, आप अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को, किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, when the business of the firm cannot be carried on except on loss, अगर बिजनेस इतने बुरे हाल में चल रहा है कि लॉस में ही कंटिन्यू होगा वरना होगा ही नहीं, तो भी क्या होगा, बिजनेस को वहां पे ऑर्डर मिल सकते हैं कि भाई बंद करिए। और आखिरी, कोर्ट में जज साहब का मन कर गया कि हम बंद ही करना है, ठीक है, उनको कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड मिल गया कि नहीं भाई आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे आप आगे, तो इन दैट केस कोर्ट में ऑर्डर कि आपको अपना बिजनेस डिसॉल्व करना है। डिसोल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी में बनाते हैं रीवैल्यूएशन, यहां बनेगा रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज की चेंज को दिखाता है, जबकि वहां पे हम केवल एसेट सेल करके लायबिलिटीज को पे करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आती है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू से मतलब यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, जितना एक्चुअल अमाउंट सेल से रिसीव हुआ उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, इसको टैक्स रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, ये पीरियोडिकली बनता है, ये आपका एसेट सेल। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हमारे यहाँ पे ये है कि रिवैल्यूएशन बनता है अगर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट सेल आउट आपने कर दिए, तो इन दैट केस आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब सेटलमेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, सेटलमेंट सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, 44 तक अभी हमने डिसॉल्व कैसे करना है वो पढ़ा था, अब बात करें 48 में किस तरीके से आपको अपने अकाउंट सेटल करने हैं। अकाउंट सेटल करने मतलब क्या है, जो लॉसेस है उनका क्या होगा। सबसे पहले जितने भी लॉसेस हैं, जितना भी पेमेंट करना है, पहले प्रॉफिट्स में से, इस साल के, पिछले ईयर्स के जितने भी प्रॉफिट्स हैं, पहले वहां से पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद कैपिटल ऑफ पार्टनर्स का पैसा जो है उसको यूज किया जाएगा पेमेंट करने के लिए, एंड इन केस वो भी सफिशिएंट नहीं है तो बिकॉज पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो उनसे रिक्वेस्ट करी जा सकती है, उनको कहा जा सकता है कि आप अपने पास जितना पैसा है घर से वो लेके आइए, वो पार्टनर्स इंडिविजुअली लेके आएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये लॉसेस के लिए हुआ। अब जो एसेट्स बेचोगे उनका क्या करना है, ठीक है, पेमेंट कहां से आनी है लॉसेस के लिए, पहले प्रॉफिट्स में से, उसके बाद कैपिटल में से, फिर पार्टनर्स के पर्सनल फंड्स में से। ठीक है, एसेट सेल जो हम करेंगे उनको कैसे यूज करना है, सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो आउटसाइडर्स है उनका पेमेंट, उसके बाद
ठीक है, आपके पार्टनर के लोन का पेमेंट, पहले हो गया आउटसाइडर लायबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन, फिर उसके बाद उनकी कैपिटल, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा होगा, अगर ज्यादा आया तो ज्यादा मिल जाएगा, कम हो गया तो कम मिल जाएगा। अगर कम पड़ा तो पार्टनर्स में ऑल्सो हैव टू ब्रिंग फंड्स फ्रॉम देयर होम। सो यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स में। प्राइवेट डेट कौन सा हो गया, तो पर्सनल, पार्टनर का अपना पर्सनल कहीं लोन चल रहा है, ठीक है। एंड फर्म डेट जो फर्म के नाम पे लोन चल रहा है। तो फर्म की प्रॉपर्टी जो है, जितनी भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसको सेल करके पहले फर्म का लोन पेमेंट करा जाएगा। अगर बचेगा पैसा तो पार्टनर को मिल जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही अगर पार्टनर के पास जो प्रॉपर्टी है, पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी बेच के पहले हमेशा पर्सनल लोन का पेमेंट करेगा जो उसने पर्सनल कैपेसिटी में ले रखे हैं। उसके बाद अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, दैट फंड कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटी बिकॉज ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट लायबिलिटी में उसका जो लेवल जो प्रेफरेंस चलेगी, पहले पर्सनल लोन्स की, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल लोन्स के लिए, और उसके बाद अगर बचता है तो फर्म के लिए यूज होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंडीशन तो ये भी हो सकती है, पार्टनर की पर्सनल एसेट जो है उसकी पर्सनल लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए केपेबल नहीं है, तो फर्म की लायबिलिटी को पे ही नहीं कर सकता है। सो इन दैट केस वी यूज द केस लेट डाउन बाय गार्नर वर्सेस मुर्रे केस। क्या कहता है, जो पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो इंसॉल्वेंट है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो अपनी लास्ट कैपिटल जो उनकी बन रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उस रेशियो में वो अमाउंट लेके आएंगे, ठीक है। जितना अमाउंट उनकी कैपिटल का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बनता है उसी प्रपोर्शन में अमाउंट लेके आएंगे, ताकि उस इंसॉल्वेंट पर्सन के शेयर का पेमेंट हो सके। एंड दैट्स इट, पार्टनरशिप की थ्योरी खत्म हुई। इतनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर में थे, ठीक है। एंड देखते हैं इस वीडियो के थ्रू हम कितना रिकॉल कर सकते हैं। फाइंड आउट योर मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10 लाइए एंड कमेंट जरूर करिएगा। जिसके कम आएंगे वो भी कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए, एंड जहां भी कहीं हेल्प चाहिए उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपकी हेल्प के लिए। क्वेश्चन 1, ईच पार्टनर, असर्शन रीजन है, each partner carrying on the business of the firm is principal as well as agent for the other partners of the firm। ट्रू है, ठीक है। जो भी पार्टनर काम कर रहा है वो क्या प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है, बिल्कुल है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है और म्यूचुअल एजेंसी भी है। तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, द ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन। पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, ठीक है, ध्यान रखना फिक्स है। फिक्स मींस करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बने होंगे। तो कौन से अकाउंट में जाएगा, ड्रॉइंग से तो करंट अकाउंट में। कैपिटल विड्रॉ करती है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट में जाएगी ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब डेबिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में, तो ड्रॉइंग्स है तो दैट विल गो टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट, इट विल गोज टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तो ये जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। थर्ड क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। अग्रीड, बिल्कुल सही है, ट्रू। By the virtue of Companies Act 2013, the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in the firm, and central government ने prescribe कितने कर दिए numbers, 50 कर दिया है। ये भी बात सही है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि नंबर 50 क्यों है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ने गवर्नमेंट को पावर दी कि आप डिसाइड करिए। गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया कि हम 50 रखेंगे, तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, अगेन असर्शन रीजन पे आ गया, partner's salary is debited to P&L appropriation account and not P&L account, true or false? True, partner की salary है, appropriation होगा। partner salary is an appropriation of profit, it is not charge against profit, बिल्कुल सही है। partner की salary एक appropriation है, इसलिए P&L appropriation में जाएगी, ना कि P&L account में जाएगी। तो both are correct and correct explanation है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको पहले तो बस यही देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं भी या नहीं है। फिफ्थ, the business of partnership firm may be carried on by all the partners or any of them acting for all। definition का last point, ठीक है, all or any of them acting for all। this feature, ठीक है, the highlighted feature is कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे काम भी कर सकते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट, ओके, ये सेम रिपीट हो गया। सेवेंथ, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? पार्टनरशिप डीड जो बन रही है किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी? पहला दिया है कंपनीज एक्ट, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग तो स्टैंप होती है, ठीक है। स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंप होती है, बनेगी नहीं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनेगी पार्टनरशिप एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मींस अगर लॉसेस का आपको पेमेंट करना है तो क्या सीक्वेंस रहेगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर, देखो सबसे पहले तो आउट ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट हो सकता है आंसर या लास्ट हो सकता है, तो बी और सी तो इसका आंसर नहीं है। पेपर में देखो ऐसे टाइम देखना, सबसे पहले वाला पॉइंट चेक किया, आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए तो आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता। आउट ऑफ प्रॉफिट है, फिर इसमें बोलेगा नेक्स्ट बाय पार्टनर्स, इसमें बोला नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, पहले प्रॉफिट फिर किससे होता है, कैपिटल से, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज डी। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, उसके बाद अगर नेसेसरी है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करेंगे। असर्शन रीजन अगेन, प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ फर्म्स डेट, पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को यूज किया जा सकता है फर्म के लोन पे करने के लिए, ट्रू। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्ट फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म इज लिमिटेड, नो। लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो आंसर वुड बी बी, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। Last question for today's video, which of the following will not result in compulsory dissolution? इनमें से किस केस में compulsory dissolution नहीं होगा? When all partners, ठीक है, become insolvent, ठीक है, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, कंपल्सरी है, करना पड़ेगा। बिजनेस इलीगल होगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया which make it unlawful, अगेन अनलॉफुल हो गया, बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ेगा। When a partner dies, बिजनेस डिसॉल्व करने के बाद वहां पे नहीं आती है, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ हुई, तो दिस विल बी योर आंसर। कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप कर भी सकते हो, ठीक है, बट इट इज नॉट कंपलसरी टू डिसॉल्व द बिजनेस। एंड विद दिस हमने देखा कि जितना हमने थ्योरी कवर करी ऑलमोस्ट, देखो चैप्टर 1 फंडामेंटल्स एंड लास्ट चैप्टर आपका डिसोल्यूशन, इसकी थ्योरी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स की थ्योरी, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड ऑल्सो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे बेस्ड जितने भी हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज 3 क्वेश्चंस के अराउंड आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे फ्रॉम दैट पोर्शन ऑल्सो, तो वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज गो थ्रू दैट। वीडियो का पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड अपनी प्रिपरेशन में पूरी तैयारी से लग जाओ। ऑल द बेस्ट।